कक्षा बीए द्वितीय वर्ष, विषय हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र, प्रकरण आलम कवित्व या आलम के पद। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं आलम केली, माधवा नल कामकंदला, सुदामा चरित इत्यादि जो काव्य कृतियां हैं, उनमें से जो प्रमुख पद है वो हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित है। इन पदों या इन कवित्वों के रचनाकार आलम कवि है, जो रीतिकालीन रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। दरअसल में देखा जाए तो रीति काल में 3 काव्य धाराएं प्रवाहित हुई थी, जिनमें रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और तीसरी रीति मुक्त काव्य धारा। रीति मुक्त काव्य धारा, तो रीति मुक्त काव्य धारा के आलम जो कवि है वो प्रमुख कवि हैं और इन्होंने अपने काव्यों में प्रेम की सरसता का बहुत ही मनोहारी चित्रण किया है। आज हम आलम कवि का जो चौथा पद है, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। इन आगे के जो पद हैं उनकी हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे, तो कृपया करके छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें और इसका विवेचन विश्लेषण करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं SL बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, और ये जो पाठ्यक्रम है, ये जो पाठ्य पुस्तक है रीतिकालीन काव्य, ये महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA पार्ट सेकंड ईयर के हिंदी साहित्य या हिंदी लिटरेचर के प्रथम प्रश्न पत्र में शामिल है, सम्मिलित है। आज हम चौथे पद से सप्रसंग व्याख्याएं प्रारंभ करेंगे। पहले हम पद को पढ़ते हैं। विषय जो बमत यह आतंक से आयो याते, कंत बिनु आतंक दशा को निय राती हैं। राती राती पाती बन, बाती सी बरन लागी, घाती घाम ताती के लगाई छेदी छाती हैं। ले ले अली झूली डारे अन फूली फूली हूँते, भूली भूली भूल ही सी नारी मोर जाती हैं। जरी जरी रहे सहें, घरी घरी हरी कहें, हरी हरी बेलें देखी मरी मरी जाती है। अब हम व्याख्या के जो 4 सोपान होते हैं सप्रसंग व्याख्या के, उनके आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो नंबर 1, इसका संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित आलम के कवित्वों से या आलम के पदों से प्रस्तुत पद्यांश उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। और आलम रीतिकालीन रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने बहुत ही सुंदर और या प्रेम की पीर के ये गायक माने जाते हैं। तो प्रस्तुत पद में अब हम इसका प्रस्तुत पद का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद में कवि ने संदेश वाहक उद्धव को लक्ष्य करके गोपियों की जो पीड़ा है, जो प्रेम है, जो वियोग अवस्था है, उसका बहुत ही मनोहारी चित्रण, या यूँ कहे कि गोपिकाओं की जो विरह वेदना है उसको इसमें चित्रित किया है। अब हम व्याख्या का तीसरा सोपान, इसका भावार्थ, पद्यांश का भावार्थ देखते हैं। कवि आलम वर्णन करते हैं कि गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, तुम ज्ञान योग अपनाने का संदेश विष की तरह उगल रहे हो।
अर्थात तुम्हारा संदेश विष के समान कष्टदायी है, हमारी आत्मा को कष्ट देता है, कष्ट पहुंचाता है। इस कारण तुम हमारे लिए यमराज बनकर आए हो, जो मृत्यु का देवता होता है। अब हम प्रियतम कृष्ण के बिना अर्थात उनके वियोग में अपनी जीवन अंत दशा को नज़दीक आती हुई देख रही हैं। तुम्हारे द्वारा लाई गई लाल वर्ण की पत्रिका तो लाल रंग की बत्ती के समान हमें जलाने लग गई है, हमें जला रही है। ऐसा लग रहा है कि विनाशकारी प्रतत्व या तेज घाम से शरीर को तपाकर छाती में छेद किया जा रहा है, अर्थात हृदय में वेदना बढ़ रही है। हे ब्रह्मा रूपी उद्धव, अनफूली और फूली हुई डालों से रस ले लेकर पहले जो मस्त रहे वे ही अब हमें भूल गए हैं। इस तरह के भोलेपन की भूल से ही तो ब्रज की नारियां फूलों के समान मुरझा रही है, संतप्त हो रही हैं। अब तो हम भय वेदना से लगातार जलती रहती हैं और हर समय क्षण क्षण प्रतिक्षण प्रिय कृष्ण का नाम लेती हैं और हरी भरी वेलें देखकर और समस्त उद्दीपनकारी लता कुंजों को देखकर हम मरी मरी जा रही हैं। भाव यह है कि प्रियतम कृष्ण की वेदना हमारे लिए ऐसे ही है, बन गई है और इससे अब हमारा जीवन अंत समीप लगता है। तो ये इसका भावार्थ है, सरल अर्थ है। अब हम चौथा जो सोपान है व्याख्या का, इसमें साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण है, उसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों की विरह व्यथा एवं कथनगत वक्रता का वर्णन बहुत मार्मिक है। इसमें उद्धव पर आक्षेप भी या व्यंग भी किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा एवं उत्प्रेक्षा अलंकारों का चमत्कारजनक प्रयोग हुआ है और मनहरण कवित छंद की पदमैत्री सरस है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा सहज, सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अगला पांचवा पद, ताती होती छाती छिनु जूड़ियो है जाति कछु, ताती सीरी राती पीरी भूजी ने परत है। आलम कहे हो कान कौन विधा जानो बाकी, मौन भई काऊ की ने कानी हूँ करती है। आगी सी झवाती है जो और सी बिलाती है, जो छिन्न हूँ न देखे सुधी बूधी विसरती है। असुबनी भीजे ओ पसीजे त्यों त्यों चीजे बाल, सोने से लोनी देह लोन जो गरती है। अब हम सहप्रसंग व्याख्या के 4 सोपान है, उसके आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्याएं करते हैं। तो नंबर 1 संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित आलम कवि द्वारा विरचित पदों से अवतरित है, उद्धृत है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। दूसरा सोपान, प्रस्तुत पद्यांश में गृहिणी गोपिकाओं की व्यवस्था व्याकुलता का वर्णन किया गया है। यह उद्धव के द्वारा श्री कृष्ण से कहा गया कथन है। अब व्याख्या का तीसरा सोपान, इसका भावार्थ देखते हैं। कवि आलम वर्णन करता है कि गृहिणी या गोपिकाएँ विरह ज्वर से संतप्त रहती है, विरह की अग्नि से जलती रहती है, इसलिए क्षण भर में उनकी छाती अर्थात शरीर गर्म हो जाता है और तथा कुछ क्षण बाद वे शीतल एवं प्रसन्न हो जाती है। उनकी हृदय दशा कभी संतप्त, कभी शीतल, कभी अनुराग युक्त, कभी पीड़ा में हो जाती है। इससे उनकी दशा कुछ समझ में नहीं आती है। आलम कवि कहते हैं कि उन वियोगिनी गोपिकाओं की व्यथा को कौन जान सकता है। उद्धव कहने लगे, हे श्री कृष्ण, वे कभी एकदम चुप या मौन हो जाती है और किसी भी लोक लज्जा या परिवार मर्यादा की चिंता नहीं करती है, अर्थात खुलेआम अपने प्रेम को व्यक्त करती है।
वे जलती हुई आग को बुझाने के समान संतप्त होकर मुरझा जाती हैं तथा आग में जलते हुए उपलों की तरह, कंडों की तरह वेदना में विलीन हो जाती है। वे क्षण भर में अपनी सुधी बुद्धि से खोई हुई सी दिखाई देती है, अर्थात उन्माद से बेहोश हो जाती है। वे कभी तो आंसुओं से भीगती रहती है, कभी पसीने से तर रहती है, कभी वे बालाएँ एकदम कृश क्षीण हो जाती है। उनके सोने के समान लावण्यमय शरीर में मानो लोना रोग लग जाता है और उसके शरीर गलने अर्थात एकदम दुर्बल हो जाते हैं। नमक के गलने के समान उनके शरीर गलित हो जाते हैं, गल जाते हैं। तो ये इसका भावार्थ है। अब चौथा सोपान देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश का कलात्मक सौंदर्य, साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने विविध क्रियाओं एवं विकारों के आधार पर गोपियों की विरहवता का चित्रण किया गया है। विरह ज्वर ऐसा बताया गया है जो क्षण क्षण में कम ज़्यादा होता रहता है, उन्माद बढ़ाता है, बेहोश कर देता है। वह तो जूड़ी ताप का रोग जैसा है। प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, उपमा, परिसंख्या अलंकारों का प्रयोग चमत्कारजनक रूप में हुआ है। विप्रलम्ब, श्रृंगार, रस तथा कवित छंद है और पद्यांश की भाषा शैली से सरल और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ और सशक्त है। अगला छठा जो पद है उसकी हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। पहले पद को पढ़ते हैं। लता प्रसून डोल बोल कोकिला आलाप के की, लोल कोक कंड त्यों प्रचंड भृंग गुंज की। समीर बास रास रंग रास के विलास वास, पास हस नंदनी हिलोर के लिपुंज की। आलम रसाल बन गान ताल काल सो, विहंग बाग बेगी चाली चित्र लाज लुंज की। सदा बसंत हंत शोक वोक देवलोक ते, विलोक रिज रही पाती भांति सो निकुंज की। अब हम 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो पहला इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित आलम कवि द्वारा विरचित पदों से उद्धृत है, कवित्वों से उद्धृत है, लिया गया है। और दूसरा इसका जो सोपान है इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने यमुना नदी के किनारे रास क्रीड़ा का आनंद देवलोकों के कष्टों को दूर कर देता है, इस भाव का इसमें वर्णन किया है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। यह प्रेम वर्णन से संबंधित अवतरण में यमुना नदी के किनारे रास क्रीड़ा आनंद देव लोकों के कष्टों को भी दूर कर देता है, इसी क्रम में कवि वर्णन कर रहा है। कवि वर्णन करता है कि गोपियाँ कहती है कि यमुना के किनारे लता एवं फूल खिले हुए हैं, कोयल मधुरवाणी का उच्चारण कर रही है और मोर भी मधुर वाणी के माधुर वाणी बोलते हैं। चकवे का स्वर भी मधुर लगता है, भौरों की मधुर गुंजार सुनाई देती है। सुगंधित हवा में रास का आनंद और करणाओं की गंध शोभायमान हो रही है। इसके साथ ही यमुना तट पर केली क्रीड़ा के कुंज बने हुए हैं जो कि दूर दूर तक फैले हुए हैं, चारों ओर फैले हुए हैं। कभी आलम कहते हैं कि आम के बागों में गीत और लय की मधुरता फैली रहती है। विहंगों पक्षियों के उड़ने से तेज चलने वाली वायु मन की लाज हर लेती है। इस वातावरण में वसंत ऋतु की शोभा स्वर्ग लोक के समान सब प्रकार के कष्टों का हरण कर लेती है। यमुना के तट पर शोभित निकुंजों की पंक्तियाँ देखकर मन रीझ जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो ये इसका भावार्थ है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य व्याख्या का चौथा जो स्तंभ होता है, चौथा सोपान होता है,
प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्राकृतिक वातावरण का वर्णन कर गोपियों के मन में समाये उल्लास की सहज अभिव्यक्ति की है। और सुर में प्राकृतिक वातावरण के प्रत्येक प्राणी का मन स्वतः ही आनंदित हो जाता है। इसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक तथा यथा संख्या अलंकार का प्रयोग हुआ है। कवित छंद का नाद सौंदर्य उत्तम रूप में प्रयुक्त हुआ है और पद्यांश की भाषा शैली से सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ है, सशक्त है। अगला 7वां, निधिरक भई अनुभवती है नंद घर और ठोर कहूँ टोहे हु ने एह टाती हैं पौरी पाखे बिछ वारे कोरे कोरे लागी रहे आंगन देहली आई बीच मंडे राती हैं हरी रस राती सेक नेकऊ न होई हाथी प्रेम मद माती ने गनती दिन राती है जब जब आवती है तब कछु भूली जाती भूलो लेना आवती है भूली जाती है। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो नंबर 1 संदर्भ, नंबर 2 प्रसंग, नंबर 3 भावार्थ और नंबर 4 कलात्मक सौंदर्य। तो नंबर 1 देखते हैं इसका संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित आलम के पदों से या आलम कवित्वों से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब दूसरा इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में किसी गोपी या राधा के नंद जी के घर में आकर श्री कृष्ण के प्रेम में निमग्न रहने का प्रस्तुत पद्यांश में वर्णन किया गया है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद में कवि वर्णन करता है कि वह गोपी या राधा नंद जी के घर में निसंकोच प्रवेश कर लेती है, घुस जाती है और अन्य स्थानों पर खोजने पर भी नहीं मिलती है। अर्थात अन्य स्थानों की अपेक्षा नंद जी के घर पर ही रहती है। वह मुख्य द्वार के बगल वाली दीवार, पिछवाड़े अथवा अगल बगल के स्थानों पर अथवा आंगन में एवं दहेली द्वार का मध्य भाग के आसपास या बीच में ही मंडराती दिखाई देती है। कवि शेख आलम कहते हैं कि वह गोपी या राधा श्री कृष्ण के प्रेम रस से अनुक्त होकर उस घर से थोड़ा सा भी नहीं हटती है और प्रेम में मदमस्त होकर दिन रात की कोई परवाह नहीं करती है। वह जब जब भी नंद जी के घर में आती है तब तब कुछ भूल जाती है और उस भूली हुई वस्तु को फिर लेने आती है और फिर कुछ भूल कर जाती है। अर्थात वह नंद जी के घर में आने का कोई न कोई बहाना बना लेती है। इस तरह वे बार बार वहाँ आकर रुक जाती है ताकि श्री कृष्ण के समीप रहने का लाभ मिल सके, संयोग सुख मिल सके। तो ये इसका भावार्थ है। अब हम चौथा सोपान, इसका काव्य सौंदर्य, कलात्मक सौंदर्य, साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में गोपिया राधा की कृष्ण प्रेम की आसक्ति का वर्णन नए रूप में किया गया है। यह वर्णन किशोर अवस्था की प्रेमासक्ति पर आधारित है और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, यमक, पुनोति प्रकाश, पर्यायोक्ति अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। कवित्व छंद की पद मैत्री उचित है और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ और सशक्त है। 8वां पद देखते हैं। चित्त वन और लागे बोले और ज्योति जागे हंसे कछु और रूसे और ही निकाई है अंग अंग मोहनी मोहन मन मोहिबे को मृग ने निमानो मैन मोहनी बनाई है आलम कहे हो रूप आग रो समातु नहीं छवि छल कतियाँ कौन की समाई है भूषणों को भारू है किशोरी बेस गोरी बाल तेरे मन प्यारी कोटि भूषण गोराई है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर सप्रसंग व्याख्याएं करते हैं। तो नंबर 1
संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित आलम कवि के कवित्वों से या आलम कवि के पदों से उद्धृत है, लिया गया है। आलम कवि रीतिकालीन रीतिमुख काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं और प्रेम की पीर के गायक कवि हैं। अब आगे हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में नायिका राधा के रूप सौंदर्य का मार्मिक चित्रण किया गया है। अब हम अगला तीसरा सोपान, इसका भावार्थ, इसका सरल अर्थ देखते हैं। कवि वर्णन करता है कि उस नायिका राधा का विलास पूर्वक देखना कुछ अनोखा या अनिर्वचनीय सौंदर्यपूर्ण है। इसका बोलने का ढंग भी निराला है, बोलती है तो रस बरसता है, तथा शरीर की कांति भी कुछ अनूठी है, अनुपम है। जब वह हंसती है तो अनूठी लगती है और जब रूठती है तो उसकी सुंदरता कुछ और ही हो जाती है। उसका प्रत्येक अंग मोहित करने वाला है तथा मनमोहन श्री कृष्ण को मोहित करने के लिए मानो कामदेव ने उस सुंदरी को मनमोहिनी बनाया है। कवि आलम कहते हैं कि उस सुंदरी का रूप इतना बढ़कर है, इतना सुंदर है कि वह किसी भी भंडार में नहीं समा सकता है। उसकी जो रूप छवि छलकती है उसकी समता इस संसार में कौन कर सकता है। अर्थात उसकी रूप छवि या रूप सौंदर्य अनुपम है। वह बाला राधा अभी किशोर अवस्था की है। उसके गोरे शरीर पर भूषणों का भार है, अर्थात आभूषण सौंदर्य बढ़ा रहे हैं। वैसे भी उसका वह गोरा निर्मल सौंदर्य करोड़ों आभूषणों से अधिक सौंदर्यदायक आभा से संपन्न है। तो ये इसका भावार्थ है। अब हम चौथा सोपान, इसका कलात्मक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, इस पद्यांश में विशेष या टिप्पणी या फिर इसका साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में नायिका का देखना, बोलना, हंसना आदि विशिष्ट सौंदर्य विलास वाला बताया गया है। इससे स्वाभाविक सौंदर्य की वंदना हुई है। वर्णावृत्ति से अनुप्रास, औरे की आवृत्ति से यमक, मोहिनी मोहन में यमक, मानो मैन में उत्प्रेक्षा, आगरो समातु नाई में अतिशयोक्ति तथा अग्रिम पंक्तियों में व्यतिरेक अलंकार का चमत्कार द्रष्टव्य है। कवि छंद की गति अति उत्तम है और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अगला नौवां पद, आई सीरी साँझ भीर गैया दौरी आई घर, बनो घर पोरो बीचे पूरी धूरी धाई है। आलम चाहूदा चंडी रूख नीचे रैया बोली, भूषण बने हैं बली बेरी बेरो बनी आई है। आली तोलो चली जोलो लाली में लपेटो शशि, रवि की ने छवि छिन्न जोना ने जनाई हैं। छाऊँ के छल मिली होई भई तेरी छाँ, जोलो पर छाई आनी चाहिए। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करते हैं। तो नंबर 1, संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित आलम कवि के पदों से, कवित्वों से उद्धृत है या अवतरित है, लिया गया है। अब दूसरा इसका जो व्याख्या का सोपान है, प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने संध्या काल को गायों के घर आने का तथा गोपियों के परस्पर संवाद का वर्णन किया गया है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि वर्णन करता है कि जब शीतल संध्या का समय हुआ तो गायों का झुंड वन से दौड़कर घर आया। गायों के झुंड के दौड़कर आने से उनके पैरों से जो धूल उड़ी
जो मिट्टी उड़ी वह वन से लेकर घर तक सब स्थानों पर छा गई, फैल गई। कभी आलम कहते हैं कि सभी दिशाओं में पेड़ों पर चढ़कर या पेड़ों पर अपने अपने घोंसलों में बैठकर पक्षी बोलने या चहचहाने लगे। वह समय घरों में आने का और भोजन आदि से निवृत्त होने का रहता है, जिससे सभी की थकान मिट जाती है। ऐसे अवसर पर एक गोपी कहने लगी, हे सखी, उससे पहले ही घर के लिए चल पड़ो। जब तक चंद्रमा पर लालमा का घेरा रहता है, सूर्य की आभा एकदम समाप्त नहीं हो जाती है और चांदनी नहीं छटक जाती है, मैं तुम्हारे शरीर की छाया के सहारे चल रही हूँ और ऐसी लग रही हूँ मानो अब मैं तुम्हारी छाया हो गई हूँ। जब तक परछाई पर कोई अन्य छाया नहीं पड़ती है, तब तक हम दोनों साथ साथ बिंब प्रतिबिंब की तरह चली जाती हैं। भाव यह है कि पूर्ण अंधेरा होने से पहले हमें घर पहुँचना चाहिए। ये इसका भावार्थ है। अब इसका हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में संध्या काल का प्राकृतिक वर्णन एवं ब्रज प्रदेश के परिवेश का चित्रण स्वाभाविक रूप में हुआ है। छाया का छाया में मिल जाना, छाया और परछाया में कोई अंतर न रहना, यह सब सूर्यास्त के बाद ही घटित हो पाता है। प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक, पर्यायोक्ति अलंकारों का कुशलता से प्रयोग किया गया है। वचन वक्रता का चमत्कार द्रष्टव्य है और पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ और सशक्त है। 10वां पद, हंसे हंसी देई बोले बोले ओने खोले प्रेम, याते पई चानी कछु पीरी पीरी, है वही आलम कहो या के हिये की पौड़ाई, देखो कैसे के दोराई भाई प्रीति कान सोनई, अबे अने मनी हुती आंसुआ भरती ठाड़ी, ऊंचा की धाई धाई भुजी भरी हेलई, पूछे तिही आंसुआ कहे हो कहे कैसे आंसू, पल के पसारी दई पुतर ने पी गई। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएँ करते हैं। तो पहले हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित आलम कवि द्वारा विरचित कवित्वों से, पदों से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश के अंतर्गत आलम ने एक ऐसी नायिका का चित्र प्रस्तुत किया है जो कि विरह भावना से तो पीड़ित है ही, साथ ही साथ उसका मन भी उसके बस में नहीं रह गया है। कभी आलम कह रहे हैं कि ब्रह्मणी नायिका हंसती रहती है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं, जो व्याख्या का 3रा सोपान है। कभी आलम कह रहे हैं कि ब्रह्मणी नायिका हंसती रहती है, 24 आवर्स अहेरनेस या निरंतर, किसी से कुछ बोलती नहीं है, परिणाम स्वरूप उसके मन में कौन सा भाव है? निश्चय ही वह प्रेम का भाव होगा, किंतु उसे वह किसी के सामने स्पष्ट नहीं करती है। अपने मनी मन में उस प्रेमानुभूति को अनुभव करती हुई, हंस हंसकर दूसरों से बातें करती हुई अपना समय व्यतीत कर रही है। उसके मन में प्रेम का भाव है। इसकी पहचान केवल इस बात से होती है कि उसका शरीर धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है। व्यंजना यह है कि प्रेम में या प्रेम से भरी हुई ब्रह्मणी नायिका जब अपना सुध बुध खो बैठती है और किसी से कुछ नहीं कहती है, तब उसके शरीर का पीला हो जाना स्वाभाविक है। इसी से यह अनुमानित किया गया है कि उसके मन में प्रेम का भाव है, जिसे वह किसी के समक्ष स्पष्ट नहीं कर पा रही है। कभी आलम कह रहे हैं कि इसके हृदय की कठोरता, अर्थात उसका संयम तो देखो कि इसने अपने स्थिर चित्त से कृष्ण के प्रति जो प्रेम भाव है उसे छिपा रखा है, दबा रखा है। निश्चय ही इसके मन में कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम है, घनिष्ठ प्रेम है, किंतु वह उस प्रेम को छिपा कर रखती है।
ये प्रेम का नया रूप है जो मन को उद्वेलित करता है किंतु स्पष्ट रूप से सामने नहीं आता है। परिणाम स्वरूप नायिका कृष्ण प्रेम से भरी हुई होने के कारण अनमनी बनी रहती है और उसके नेत्रों में आंसू भरे रहते हैं। इसी स्थिति में वह अचानक कभी दौड़ दौड़ कर इधर उधर चली जाती है और अपनी अंतरंग सखी को भुजाओं में भर लेती है। जब उससे कोई पूछता है कि तेरी आंखों में आंसू कैसे आ गए हैं, तब वह अपनी पलकों को फैलाकर पुतलियों में भरे हुए आंसुओं को पी जाती है। भाव यह है कि किसी के भी सामने अपनी वेदना को व्यक्त नहीं करती है और जब भी कोई पूछता है तब वह आंसू पीकर स्पष्ट संकेत दे देती है कि कोई समस्या नहीं है, मैं सामान्य हूँ। तो ये इसका भावार्थ है। आगे हम इसका काव्य सौंदर्य व्याख्या का जो चौथा सोपान है, काव्य सौंदर्य, कलात्मक सौंदर्य या साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण या प्रस्तुत पद में विशेष क्या है। प्रस्तुत पद्यांश के अंतर्गत हास्य, हंसी और पीरी पीरी जैसे प्रयोग पुनरुक्ति अलंकार के उदाहरण हैं। ये कि पौड़ाई देखो जैसा प्रयोग प्रेम उन्मत्त नायिका के हृदय की दृढ़ता या मजबूती की ओर संकेत कर रहा है। और अंतिम पंक्ति में एक अद्भुत सौंदर्य देखने को मिलता है। कारण यह है कि जब नायिका से कोई पूछता है कि तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे हैं, तो वह तुरंत उत्तर देती है कि कहाँ है आंसू, और ऐसा कहते ही आंसुओं को पी जाती है। पद्यांश की अंतिम पंक्ति में अनुप्रास का सौंदर्य पर्याप्त प्रभावी रूप लेकर सामने आया है। प्रेम के भाव को छिपा लेना और दूसरों के समक्ष किसी भी प्रकार से उस प्रेमानुभूति को स्पष्ट न होने देना सामान्य बात नहीं है। ये वही कर सकता है जिसके हृदय में उदात्त प्रेम का भाव हो और वासना का लेस भी न हो। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध है और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। आज इतना ही। कल हम आगे के पदों के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।